हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीआर इन्फोर्समेंट पर बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में। एक या दो कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल बनाने का। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं हो जाए, इसलिए ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं पहले सीआर इन्फोर्समेंट होता क्या है। जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक डायग्राम बनाया है हमने बीम के बारे में। ये बीम का एक डायग्राम आप देख रहे हैं, जिसमें यहाँ पर ये जो बीम का ये आउटर सरफेस है जो कि डायरेक्टली एक्सपोज रहेगा बाहर की तरफ में। ये भी बीम का कौन सा है, आउटर सरफेस है दोनों। इस बीम में आउटर सरफेस में ये जो लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट यहाँ देख रहे हैं, इसको कहा जाता है हैंगर बार। क्या कहते हैं इसको कहते हैं हैंगर बार के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो बार होगा इसको भी हम लोग अगर कहेंगे इसको भी हैंगर बार यूज होगा, लेकिन ये दोनों किस फॉर्म में होंगे, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट के फॉर्म में होंगे। बात कर लेते हैं शियर इन्फोर्समेंट इसमें से किसको बोलते हैं। तो वह इन्फोर्समेंट जो शियर में बीम को बचाता है फेल होने से, उसको कहेंगे कौन सा, शियर इन्फोर्समेंट। मतलब कि यहाँ पर जो रिंग्स देखते हैं बीम में, मतलब जितने भी रिंग्स आप देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है क्या, शियर इन्फोर्समेंट कहते हैं। एंड जो ये टेढ़ा वाला बार देख रहे हैं, ये भी शियर इन्फोर्समेंट होता है। इसको कहते हैं कौन सा, बेंट अप बार। इसको कहते हैं बेंट अप बार, यानी कि जो ये टेढ़ा वाला आप रॉड देख रहे हैं जो भी शेप बना हुआ है यहाँ से, इसको बेंट अप बार बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो शियर स्टिरअप होता है टोटल 3 तरह के होते हैं। वर्टिकल, जैसा कि अपने सामने वर्टिकल है, इसी को इंक्लाइंड फॉर्म में अगर हम लोग यूज करेंगे तो कहेंगे इंक्लाइंड स्टिरअप। एंड इस जो बेंट हुए फॉर्म में है, इसको कहेंगे कौन सा, बेंट अप बार। ठीक है, तीन तरह के शियर स्टिरअप यूज होते हैं। ये शेयर में क्यों हम लोग शेयर रिइंफोर्समेंट क्यों देते हैं, तो आप बीम जहाँ भी बनते हुए देखे होंगे वहाँ पर रिंग्स जरूर बीम में बनाते हैं, रिंग्स जरूर यूज करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि बीम जो है बेंडिंग में फेल ना हो। जैसे बीम पर लोड आएगा, बीम पर लोड कौन सा आएगा, तो यूडीएल लोड लगता है हमेशा ही। ठीक है, तो यूडीएल लोड लगेगा। अगर हम जो इसमें रॉड यूज किए हैं बीम में, वो अगर एक साथ नहीं बांधेंगे तो कंक्रीट में एक जगह पर रॉड अपने प्लेस पर रहेगा नहीं, और वो जब अपनी जगह पर नहीं रहेगा तो उसमें क्या होगा, बीम में बेंडिंग आ जाएगा, जिससे बीम हमारा फेल हो सकता है। तो बीम को बेंडिंग में फेल होने से बचाने के लिए हमको स्टीरअप प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, उसी स्टीरअप को कहा जाता है शियर रिइंफोर्समेंट। ये हो गया बात आपको जनरल नॉलेज के लिए कि शियर स्टीरअप कहते किसको है। अब बात करते हैं कुछ इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल के लिए। एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें देखेंगे ए सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम 250 mm एंड 450 mm ब्रैकेट में इफेक्टिव लिखा हुआ है, इज रिइंफोर्स्ड विथ 418 mm डायमीटर बार। कोई आरसीसी बीम है जिसमें विड्थ दिया हुआ है 250 एंड डेप्थ दिया हुआ है, इफेक्टिव डेप्थ है 450 mm का, वो रिइंफोर्स्ड है 18 mm डायमीटर के 4 बार्स हैं। शियर इन्फोर्समेंट का डिजाइन करना है जब स्टील ग्रेड M20 यूज करना हो, और कंक्रीट ग्रेड M20 एंड स्टील ग्रेड 415 यूज करना है। इस केस में यूडीएल लोड लगने के कारण जो शियर फोर्स दिया हुआ है सर्विस स्टेट में, वो 150 दिया हुआ है। इस तरह ये कंडीशन दिया हुआ है। इस कंडीशन में आपको करना क्या है, शियर इन्फोर्समेंट का डिजाइन करना है। डिजाइन का मतलब ये हुआ कि जो इसमें रिंग से यूज करेंगे बीम में, उस रिंग का डायमीटर कितना होना चाहिए और दो रिंग के बीच का स्पेसिंग कितना होना चाहिए। डिजाइनिंग में ये दो चीज़ें फाइंड करना है। तो रिंग का जो डायमीटर होगा, हमेशा ही आप कोई भी क्वेश्चन होगा, आप हमेशा मान के चलेंगे कि 2 लेग स्टीरअप यूज करना है, वो भी 6 mm से 10 mm के बीच में, 10 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। और स्टीरअप का जो ग्रेड यूज करना है, मैक्सिमम ग्रेड FE 415 तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं, उससे ज़्यादा अगर जाते हैं तो हम कॉस्ट बढ़ाएंगे उसका, क्योंकि सेफ तो होगा स्ट्रक्चर लेकिन कॉस्ट बढ़ जाएगा, हैवी रिइंफोर्समेंट वाला केस बन जाएगा वहाँ पर कि जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 6 mm से 10 mm के बीच में आपको रिइंफोर्समेंट का डाया प्रोवाइड करना है शियर स्टीरअप के फॉर्म में, और उसका जो ग्रेड होगा मैक्सिमम 415 तक जाना है, 415 तक जाना, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है डेटा। तो पहले इसका विड्थ दिया हुआ है, फिर डेप्थ दिया हुआ है, फिर यहाँ पर दिया हुआ है आपका कंक्रीट का ग्रेड एंड स्टील का ग्रेड, और एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट जो दिया था उसको हमने यहाँ पर लिख लिया कि एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट कितना है, कि यहाँ पर एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट है 1018 mm आ रहा है। ये कुछ राउंड फिगर करके वैल्यू को हमने लिखा हुआ है, 17 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमने इसको 18 करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतना ये डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। शियर फोर्स जो गिवन था उसको भी से डिनोट किए हुए हैं, एंड फैक्टर्ड शियर फोर्स हमेशा ही डिजाइन करते समय एज पर एलएसएम के अकॉर्डिंग में क्या करते हैं कि हम लोग फैक्टर्ड वैल्यू का यूज करते हैं, क्योंकि 1.5 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमको मिल जाता है फैक्टर्ड वैल्यू।
करना क्या है आपको, देखिए सीआर का किसी भी क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करना है। कौन कौन स्टेप फॉलो करना है? पहला कि आपको VU निकाल लेना है। VU यहाँ पे जैसे निकाल लिए, अगर क्वेश्चन में शियर फोर्स दिया है तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान देंगे क्वेश्चन में कई बार फैक्टर्ड शियर फोर्स वर्ड यूज किया होगा। फैक्टर्ड शियर फोर्स अगर यूज किया हुआ है वर्ड, तो वहाँ पर 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करके फैक्टर्ड निकालना हो, क्योंकि डिजाइन वैल्यू हमेशा फैक्टर्ड कंडीशन में ही चेक करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कौन सा, टाउ भी निकालेंगे। टाउ भी के बाद निकालेंगे टाउ सी की वैल्यू, और टाउ सी निकालने के बाद निकालते हैं कौन सा, टाउ सी मैक्स की वैल्यू। ठीक है, ये 3 वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। एक निकालेंगे टाउ भी, दूसरा निकालेंगे टाउ सी, एंड तीसरा निकालेंगे टाउ सी। इस टाउ सी का ज़रूरत हर बार नहीं पड़ता है, कब पड़ेगा अभी हम बताते हैं। टाउ भी जो निकालना होता है इसका फॉर्मूला होता है VU बट्टा में BD। VU आपको यहाँ पर दिया हुआ है 225 किलोन्यूटन का, B पता है 250 और D पता है 450। देखिए B और D यहाँ पर लिखा हुआ है 250 और 450। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर VU है 225 किलो न्यूटन में है, इसको न्यूटन में चेंज किए तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा इतना वैल्यू, और B की वैल्यू है 250 एंड D की वैल्यू है 450। इसको जब कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट करने के बाद ये जो वैल्यू मिलता है, ये मिलता है 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब इसको हमने कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया तो वैल्यू मिल गया 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब टाउसी की वैल्यू जो है, ये टाउसी की वैल्यू टेबल नंबर 19 IS 456 से कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है टाउसी की वैल्यू, तो इसके लिए हमको निकालना होता है क्या, परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 100 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसका, एरिया ऑफ स्टील जो दिया हुआ है। एरिया ऑफ स्टील ये ऊपर में जो दिया हुआ है 1018 जो हम वैल्यू निकाले हैं, ये एरिया ऑफ स्टील, इसके साथ में डिवाइड करेंगे B इंटू डी का। जब हमने इसका कैलकुलेशन किया परसेंटेज ऑफ स्टील का, तो ये वैल्यू आता है 0.9%। ये आता है 0.9%। अब IS 456 में आप जाकर देखेंगे कोड में, तो यहाँ पर पेज नंबर 73 है आई थिंक, तो वहाँ पर टेबल नंबर 19 आप देख लेंगे। टेबल नंबर 19 वहाँ पर दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ स्टील के रिस्पेक्ट में जिस ग्रेड का कंक्रीट यूज किया हुआ है उस ग्रेड के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू दी हुई है। तो वहाँ पर 0.25, 0.75, 1.0, 1.25 इस तरह रिस्पेक्ट में वैल्यू दी हुई है, लेकिन हमें चाहिए कितना पे, 0.9 पे। तो इस केस में इंटरपोलेशन करना होता है। इंटरपोलेशन का मतलब कि जो वैल्यू रिक्वायर्ड है, ठीक है, इस वैल्यू पर अगर डाटा अवेलेबल नहीं है तो इससे जस्ट कम वाला वैल्यू, इससे जस्ट कम वाला वैल्यू कोड में जाकर देखेंगे तो आएगा 0.75, और हमें निकालना है कितना, 0.9 पर, एंड इसके जस्ट 0.90 एंड इससे जस्ट आगे की वैल्यू यानी कि 1.0 वहाँ पर कोड में आपको देखने को मिलेगा। तो 0.75 पे वैल्यू मिलेगा, इस पर वैल्यू आपको पता करना है, और यहाँ भी वैल्यू आपको पता रहेगा। तो इन तीनों के हेल्प से आपको निकालना है इसकी वैल्यू कोड से जा करके, और उसके बाद इंटरपोलेशन करना है आपको फॉर्मूला यूज करके। फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 करके, ठीक है, इनटू में x माइनस x1। ये हमारा इंटरपोलेशन का फॉर्मूला होता है, जहाँ पर आप इसको x मान सकते हैं और यहाँ वाले वैल्यू को y मान सकते हैं। सिमिलरली ये x1 हो जाएगा, x हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका x1, ये x हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये y1 हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, और लास्ट वाला y2 हो जाएगा। यहाँ से इंटरपोलेशन करके वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। जब इंटरपोलेशन किया गया, इंटरपोलेशन करने के बाद हमें जो वैल्यू मिला, देखिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। आफ्टर इंटरपोलेशन करने के बाद जो वैल्यू मिलता है टाउसी का, वो मिलता है 0.596। टाउ भी हमको मिल गया था कितना, 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर का, ठीक है। टाउसी इंटरपोलेशन करने के बाद 0.596 हमें न्यूटन पर mm स्क्वायर का वैल्यू मिला। अब देखिए कंडीशन यहाँ क्या बनता है, कंडीशन बनता है टाउ भी ग्रेटर आता है टाउसी से। टाउ भी क्या हो गया, ग्रेटर हो गया टाउसी से। मतलब आपने अगर हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है शियर इन्फोर्समेंट का तो उसमें ज़रूर देख लें, उसमें हमने कुछ कंडीशन बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। वहाँ पर जब इस तरह का कंडीशन होता है, मतलब वी हैव
टू डिजाइन shear reinforcement मतलब अब हमको क्या करना होगा, shear reinforcement का डिजाइन करना होगा। ये कंडीशन आता है। मतलब क्या हुआ, टाउ भी क्या है, टाउ भी है कि बीम पर लगने वाला shear फोर्स की वजह से जितना shear फोर्स जनरेट होता है, ठीक है, तो मतलब ये बीम के तोड़ने वाली उसकी ताकत हो गई और टाउ सी है बीम को बचाने वाली ताकत। यहाँ पर तोड़ने वाला ज़्यादा लग रहा है तो हमको क्या करना होगा, shear reinforcement प्रोवाइड करना होगा। shear reinforcement प्रोवाइड तो करेंगे लेकिन कितने लोड का करेंगे। ये जो व्यू दिया हुआ है, व्यू तो टोटल shear फोर्स है, ये बीम पर टोटली एक्ट करेगा। तो बीम पर जो लोड आ रहा है उस लोड को रेसिस्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला कि बीम में लगा हुआ कंक्रीट, बीम पर जो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन सा लोड उसको बियर कर रहा है। पहला बीम में लगा हुआ कंक्रीट और दूसरा बीम में मौजूद रीइंफोर्समेंट। तो बीम पे लगा हुआ कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट दोनों मिल के कितना लोड रेसिस्ट कर रहे हैं, तो वो रेसिस्ट कर रहे हैं कितना, 225 किलो न्यूटन का लोड रेसिस्ट कर रहे हैं। अगर हम पूछें कि आप बताइए सिर्फ उसमें रीइंफोर्समेंट कितना लोड रेसिस्ट कर रहा है, आपका आंसर क्या होगा कि कंक्रीट वाले लोड में से, टोटल लोड में से कंक्रीट वाले लोड को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, रीइंफोर्समेंट द्वारा रेसिस्ट किया गया लोड। कहने का मतलब कि जैसे कोई बीम है, इस बीम पर लोड लग रहा है, इस बीम का लोड सह कौन रहा है, इसमें लगा हुआ कंक्रीट एंड इसमें यूज हुआ रीइंफोर्समेंट, दोनों मिल के सह रहा है। अगर हम पूछेंगे सिर्फ रीइंफोर्समेंट कितना लोड सहेगा, आपका आंसर क्या होगा कि जितना टोटल लोड है, जितना टोटल लोड लग रहा है उसमें से घटा दे किसका, कंक्रीट वाला वैल्यू को घटा दें। उसमें से किसका वैल्यू घटा दें, कंक्रीट का वैल्यू घटा दें। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि जो रीइंफोर्समेंट लोड कैरी कर रहा है उसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें। क्लियर होगा इतना। तो यहाँ से ये वैल्यू निकाल लेंगे जो रीइंफोर्समेंट द्वारा कैरी किया गया लोड। ये कब करेंगे, जब हमारा कंडीशन बन जाएगा टाउ भी माइनस टाउ सी। अच्छा एक बात और, जब ये कंडीशन आपको बन जाए तो इसके बाद से क्या निकालना होता है, इसके बाद निकालना होता है टाउ सी मैक्स की वैल्यू, जो कि टेबल नंबर 20 से जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं इसको ढूंढ पा रहे हैं तो लिखेंगे 0.625 अंडर रूट एफ सी के। किसी भी हालत में, कोई भी कंडीशन में टाउ भी ग्रेटर नहीं होना चाहिए टाउ सी से। किसी भी कंडीशन में टाउ भी टाउ सी से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन बन गया, टाउ सी मैक्स, अगर ऐसा कंडीशन बन गया कि टाउ भी ग्रेटर हो रहा है टाउ सी मैक्स से, तब हम कहेंगे कि बीम का रीडिजाइन करना पड़ेगा। इसमें शियर इन्फोर्समेंट हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे, बीम यहाँ पर रीडिजाइन में जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, बीम जाएगा रीडिजाइन करने के लिए, इसमें शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ हमारा केस क्या है, देखिए टाउ सी मैक्स की वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो टाउ सी मैक्स हमको कितना मिल रहा है, टाउ सी मैक्स की वैल्यू मिल रही है 2.8। टाउ सी मैक्स की वैल्यू है 2.8 और टाउ भी कितना है, 2 है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि टाउ भी लेस देन हो रहा है किससे, टाउ सी मैक्स से। इस कंडीशन में हम शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब ये बनेगा ना कि टाउ भी ग्रेटर हो जाएगा, मैक्स से भी ज़्यादा हो जाएगा, तब हम इस केस में शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। वहाँ लिख देंगे एक लाइन, वी हैव टू रीडिजाइन दिस सेक्शन। हमें इस सेक्शन का फिर से डिजाइन करना पड़ेगा। वी हैव नॉट टू प्रोवाइड शेयर इन्फोर्समेंट, एनी शेयर इन्फोर्समेंट, कोई भी शेयर इन्फोर्समेंट हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। उम्मीद है आपको ये इतनी बात समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप आज आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करें। आपको अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने आज सीखा है क्या, ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए अब हमको क्या करना होगा, हमें डिजाइन करना होगा तो VUS निकालेंगे। उसको कहते हैं VUS। VUS का मतलब होता है कि शियर रेसिस्ट किया गया उसके रिइंफोर्समेंट के द्वारा। कैसे निकालेंगे, तो VU माइनस टाउ सी BD, ठीक है। देखिए अपने पहले वीडियो में हमने ये बता रखा है कि ये होता है टाउ भी माइनस टाउ सी का ब्रैकेट में BD। ये दोनों ही सेम चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर अगर हम निकालें वैल्यू को, टाउ भी बराबर होता है VU बट्टा में BD का, ठीक है। यहाँ से VU निकालेंगे तो टाउ सी इंटू BD होगा। तो यहाँ पर VU की जगह पर टाउ सी BD रखेंगे तो BD कॉमन लेंगे तो ये कंडीशन सेम हो जाएगा। तो दोनों फार्मूला अलग नहीं है, ये दोनों सेम है। ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाइए कि उस वीडियो में कुछ और बताएं, यहाँ कुछ और बता रहे हैं फार्मूला में, तो दोनों ही सेम है, ठीक है। देखिए VU की जगह पर क्या लिखेंगे, इसको मिटा दें तो कंफ्यूज हो जाएंगे।
व्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, व्यू हमें यहाँ पर पता है कितना है, व्यू 225 किलोमीटर, 225 तो किलोमीटर में है तो 000 मल्टीप्लाई 000 कर देंगे। टाउसी की वैल्यू हमें पता है 0.596, बी पता है कितना है 250 एंड डी पता है कितना है 450। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू मिला वो मिलता है 157,950। ठीक है, इसके बाद ये वैल्यू हमें मिला VUS का। अब इस VUS का उपयोग कहाँ करेंगे, स्पेसिंग निकालने में, शियर इन्फोर्समेंट का स्पेसिंग निकालने में इसका हम लोग यूज करेंगे। अब उसका स्पेसिंग कैसे निकलता है, तो देखिए स्पेसिंग बराबर होता है वर्टिकल स्टीरअप के केस में, वर्टिकल स्टीरअप के केस में क्या होता है 0.87 FY ASV इंटू डी बट्टा में VUS। ये एक फार्मूला है, आपने हमारा पिछला वीडियो देखे हैं तो वहाँ से ये फार्मूला आपको ज़रूर याद आया होगा, और नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देख लेंगे। यहाँ से स्पेसिंग निकालेंगे, सारा वैल्यू है आपके सामने, इस सबको पुट कर लीजिए। पुट करने के बाद जो आंसर मिलता है वो आता है 362, वो आता है 362 mm। ये स्पेसिंग आया कौन सा, जो हमने ये प्रोवाइड किए हुए हैं तब का। आपका क्वेश्चन होगा कि ASB कैसे निकालेंगे, तो ASB के लिए मान लेंगे कि 2 लेग्ड 8 mm डाई स्टीरअप आप यूज कर लेंगे। तो ASB का जो वैल्यू हो जाएगा कितना होगा, 2 लेग्ड है तो 2 से मल्टीप्लाई और 8 mm है तो π/4 इंटू 8 का स्क्वायर। यहाँ से ASB की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सारा वैल्यू आपको पता है यहाँ से, और उसको रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 362। अब ये जो वैल्यू है HBR-IS रिकमेंडेशन कहता है कि आप ये काम करिए, पहला वैल्यू आप निकालिए कितना का, नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है, नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट के लिए दूसरी वैल्यू, मतलब कि जो पहले आप 362 निकाल चुके हैं 362 mm, सेकेंड वैल्यू आता है 0.75 टाइम्स ऑफ डी एंड तीसरी वैल्यू आती है 300 mm। कहता है कि इन तीनों में से जो कम होगा, इन तीनों में से जो कम होगा वो वैल्यू को हम लोग अप्लाई करेंगे, किसके लिए, उस वैल्यू को अप्लाई करना होगा शियर इन्फोर्समेंट के लिए, शियर इन्फोर्समेंट के लिए यूज करें। सॉरी, ये वैल्यू आएगी 103, ये वैल्यू आएगा 103 mm, 362 नहीं आएगा, 103 आएगा। ठीक है, 362 आता है कौन सा, नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट के लिए आप अप्लाई करेंगे तब। नॉमिनल वाला फार्मूला आपको पिछले वीडियो में जो हमने दिया हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा। नॉमिनल के लिए फार्मूला जो होता है, देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, वो होता है ASV डिवाइड बाई B इंटू SB इज इक्वल टू 0.4/0.87 FY करके। यहाँ से SB के वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये आ जाता है 362 mm SB यहाँ से। ठीक है, तो 362 और 103 यहाँ पर है, उसके बाद से 0.75D इसको जो यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 337, ये आ जाएगा 337 mm। ये वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी। उसके बाद 300 mm, यानी कि अब ये 4 वैल्यू आपके पास में है। कहता है कि इन चारों में से जो मिनिमम होगा, चारों में से जो मिनिमम होगा वही हम प्रोवाइड करते हैं एज ए स्पेसिंग ऑफ शियर इन्फोर्समेंट। मतलब चारों में से मिनिमम कौन सा देखने को मिलता है, तो 103 mm, जो कि हमारा यहाँ पर आता है SB, यहाँ से जो निकलता है वो आता है 103 mm। तो लास्ट में हमें एक लाइन लिखना होगा, प्रोवाइड 2 लेग्ड 8 mm डाया 8 mm डाया शियर स्टीरअप एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। देखिए 103 आया है तो 103 को आप 100 यूज कर सकते हैं, या फिर 105 यूज कर सकते हैं, 110 भी यूज कर सकते हैं, सभी सही है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा आज का ये न्यूमेरिकल। अब ज़्यादा न्यूमेरिकल इसमें नहीं कर पाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं तो उसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट